हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लोकेशन का आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश इज द स्टेट इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी का जो भी आप नेबर स्टेट्स बोल सकते हो, नेबर स्टेट जो भी है, नेबर स्टेट इसका आपका कौन कौन मिल जाएगा? उड़ीसा मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा। ठीक है, इसका सब नेबर स्टेट जो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको अच्छा विजिटेड लोकेशन, टूरिस्ट प्लेस लोकेशन में मिल जाएगा। तो देखते हैं अंदर क्या है आपका कि इट इज़ द बॉर्डर बाय तेलंगाना, इसका बॉर्डर है के छत्तीसगढ़, उसी के साथ साथ उड़ीसा एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। मतलब ये इसका जो भी तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये उसका सब क्या है? आपका नेबर स्टेट है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का जो कोऑर्डिनेशन जहाँ पे सिचुएटेड है जो एंगल पर, तो उसका एंगल क्या है? 16.050 डिग्री नॉर्थ टू 80.648 डिग्री ईस्ट तक, ये इसका पर्टिकुलर रीजन है, सिचुएशन है। इसी के साथ साथ बेसिक फैक्ट में मैं आपको 1000 बार बोला हूँ कि बेसिक फैक्ट से जब स्टार्ट होता है आपको पॉइंट आना शुरू हो जाता है। जैसे आप गेम पे एक लेवल से एक लेवल तक जाते हो तो पॉइंट आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से आपको पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती और हैदराबाद, समझ रहे हो? अमरावती और हैदराबाद दो है, इसका डिस्ट्रिक्ट 13 है, मतलब यहाँ से आपको आ जाएगा 1 मार्क। तो फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुरम, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है श्रीकाकुलम। लोकसभा सीट से यहाँ से आ जाएगा आपको 1 नंबर, और राज्यसभा सीट से आ जाएगा आपको 1 नंबर। तो मतलब लोकसभा 25 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है। तो मतलब ये टॉपिक से बस 3-4 टॉपिक से 3 मार्क आपको आ गया। और उसी के साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, बट ये आ सकता है कि आपको दे देगा कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश होता है, मैं उनका टॉपिक भी और एक अलग से लेके आऊँगा। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश को आपको मानना पड़ेगा। तो वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली है, समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आगे क्या है, इसका लिटरेसी जो भी परसेंटेज है 67.41% लिटरेसी है। उसी के साथ साथ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये एक डिवीजन हो गया है। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 74.6% एंड विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट 58.9। मतलब जो भी स्टेट है इसका, मतलब मान लीजिए एक स्टेट है, तो ये आपका वेस्ट गोदावरी आ जाता है, इधर आपका विजयनगरम आ जाता है। तो उसका लिटरेसी वाइज थोड़ा कैटेगरी किया गया है, जैसे कि कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिले, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ जो भी उसका पॉपुलेशन हम वगैरह सब चेक करते हैं, पॉपुलेशन है 4.94 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हो गया आपका बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट में आप याद रखिए कितना नंबर कवर किए आप? नंबर कवर किए 5 मार्क, 5 मार्क आपकी साथ चल गया। ठीक है, 5 मार्क का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लास्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, हर एक क्लास का मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास से आप कितना पॉइंट कमाएं। ठीक है, तो 5 पॉइंट अभी तक कमा चुके हैं। उसी के साथ साथ आपको चीफ मिनिस्टर आ गया। तो चीफ मिनिस्टर आता है तो आपको क्या आ जाएगा कि चीफ मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है सर YS जगनमोहन रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आ गया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर आ जाता है। उसी के साथ साथ आपका गवर्नर पूछेगा, आपका चीफ जस्टिस पूछेगा। तो गवर्नर पूछेगा तो गवर्नर प्रेजेंट गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन है, यहाँ से आ गया आपका 1 मार्क। उसी के साथ साथ चीफ जस्टिस जस्टिस JK महेश्वरी आपका है, आपका जैसे मान लो अभी के प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपका ये पूरा बेसिक फैक्ट मिला के 5 और ये 2 7, मतलब 7 नंबर्स आपका कवर हो गया। ठीक है, तो 7 नंबर अभी तक आपका जो क्लास स्टार्ट होके 5 मिनट हो गया है, आपका 7 नंबर पक्का है आपका। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट तो हो गया है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्त हमारा मेन मोटो क्या है, ये जो टूर ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ है, मेन मोटो इतना ही है, आपको अच्छे से अच्छे चीज़ प्रोवाइड करें, बोथ इंटरनेशनली, नेशनल, ठीक है, और जो भी आपका स्टेट से रिलेटेड होता है। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो स्टेट से रिलेटेड कहाँ से नेशनल इंटरनेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं केरला वीडियो में दिया था, कर्नाटका वीडियो में दिया था, तो ऐसे रिलेटेड होता है। GK GS का टॉपिक आपको क्या है कि रिलेटेड होता है। तो आपको मैं बेसिक फैक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो PDF आपको मिल जाएगा। PDF में जो लिखा है वो ही मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, लेकिन उसी के साथ साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आने वाले एग्जाम पे आपको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा।
उसी के साथ साथ जो भी हमारे क्लास हमें फॉलो करें उनको पता है कि क्लास में मैं लगभग 30 मिनिमम, मान लीजिए मिनिमम 25 to 30 पॉइंट्स लाता हूँ। उसी के बीच गिने चुने 30 पॉइंट लाता हूँ मैं, और 30 पॉइंट में से 9 से 10 पॉइंट में ऐसा होता है जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट अलग से नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका जनरल पार्ट में, जनरल नॉलेज पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका गवर्नर हो गया, ये वाला गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, लोकसभा राज्यसभा सीट हो गया। उसी के साथ साथ आपका जैसे कि कुछ अच्छा पीक पॉइंट निकला, उसका जो बॉर्डर निकला, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में पूछा था आपका सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कोस्टल लाइन, तो जिसला 1596 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका गुजरात का सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिए और ढेर सारा प्यार करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। आगे बढ़ेंगे, बहुत बातचीत हो गया। तो स्टेट सिंबल जो होता है आपका, स्टेट सिंबल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड रोज रिंग पैराकेट है, स्टेट फ्लावर जस्मिन और स्टेट ट्री नीम ट्री है। उसी के साथ साथ जो कि आता है आपका हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स ऑफ मिडेवल इंडिया, विजयनगर एम्पायर प्रोस्पेरियस्ट ऑन दिस रीजन। मतलब ये रीजन में जो कि सबसे पावरफुल एम्पायर था, राज्य था, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे राज करता था। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947 रीजन ऑफ हैदराबाद वाज एपेथेटिक टू मर्ज विथ इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन द्वारा ये मर्ज हो गया था। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज हेंस कैप्चर्ड एज पर डिप्लोमेसी ऑफ वल्लभ भाई पटेल ऑन 19 सितंबर 1948 बाय मिलिट्री ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन पोलो। तो ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट में इंक्लूडेड है। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा वो कुछ बड़ा ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट खींच लेगा, इसको कभी बाद में कवर करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट? आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फ्री इंडिया व्हिच फॉर्म बाय द प्योरली लैंग्वेजिस्टिक बेसिक इन 1953। मतलब पूरा प्योर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। मतलब पहला स्टेट ऐसा है 1953 में जो कि लैंग्वेज के ऊपर डिवाइडेड हुआ था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर ये डिपेंड होके स्टेट बना था। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको जीके जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट या कौन से ईयर में ये लैंग्वेजिस्टिक अलग हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिए। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है? आंध्र प्रदेश है सेकंड, और ये देखिए मैं बोलते बोलते ये आ गया। तो मतलब क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात। तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात का कितना लॉन्गेस्ट है, कितना कोस्ट लाइन है, जिसका कि 1596 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन है। तो मतलब ये अव्वल है, मतलब पहला है। मतलब आंध्र प्रदेश दूसरा पोजीशन पर था, जिसका कितना है उसका बोल सकते हैं आगे आएगा आपका समथिंग 9 समथिंग ऐसा होगा कोस्ट लाइन में भी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका कहाँ गया? ठीक है, मैं उसको जब आएगा मैं बोल दूंगा आपको कि इसका सबसे सेकंड ये है उसका पॉइंट पे, जो कि हम क्या बोलते हैं जो कोस्ट लाइन है गुजरात के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। दिस स्टेट इज 8th लार्जेस्ट बाय एरिया एंड 10th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। मैं लास्ट क्लास में बोला था कि अगर ये 8th लार्जेस्ट बाय एरिया है, 10th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है, तो क्वेश्चन है आपका सबसे एरिया वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है? एरिया वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है? एरिया वाइज में आपका राजस्थान आ जाएगा। एरिया वाइज में आपका राजस्थान आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। एरिया वाइज राजस्थान आ गया। पॉपुलेशन वाइज आ जाएगा उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज आज का आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उसी के साथ साथ क्या है आपका जो कि छोटा है एरिया वाइज, जो कि छोटा है आपका गोवा है एरिया वाइज छोटा, और पॉपुलेशन वाइज छोटा है सिक्किम है। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन से फिर आगे चलते हैं। अनंतपुरम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बाय एरिया। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। इसका
जो अंदर का डिवाइडेड है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसका सबसे बड़ा है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है। फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? द फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन आंध्र प्रदेश आर सेमी एवरग्रीन, moist deciduous, deciduous, dry evergreen, thorn teak mixed, bamboo mixed, riverine forest or mangrove and savanna। इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश देखिए, ए मेजर ऑफ रिवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश आर गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, हाँ 9 मैं बोला था 9 समथिंग है, इसका 975 जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है। पहला है 1596, दूसरा है 975 किलोमीटर। ये गुजरात का है, ये आंध्र प्रदेश का है। द कोस्ट लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश हैज ए लेंथ ऑफ 975 किलोमीटर विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडिया आफ्टर गुजरात। ये तो टॉपिक मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट डैम की तरफ। इंपोर्टेंट डैम का क्या क्या उसको सब टॉपिक्स तो देखते हैं। नागार्जुना डैम, जो कि नागार्जुना सागर डैम built across the Krishna river from forming boundary between तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब ये जहाँ जो भी बॉर्डर एरिया पर रहता है, जैसे कि आपका नागार्जुना डैम आपका तेलंगाना और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का उसके बीच में, तो ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिरसाली डैम, सिरसाली डैम है कंस्ट्रक्टेड ऑन द कृष्णा रिवर एट द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी एक इंपोर्टेंट नाम है गया। प्रकाशम, ठीक है। तो क्या होता है फिर? प्रकाशम बैरेज अक्रॉस द कृष्णा रिवर इज लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द विजयवाड़ा इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एंड द बैरेज ऑल्सो सब द रोड ब्रिज ओवर द लेक। ये सब आपका मजेदार टॉपिक से इंफॉर्मेशन से आपका। फिर आ गया धौलेश्वरम बैरेज। धौलेश्वरम बैरेज है अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन धौलेश्वर वाज बिल्ड ऑन द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द गोदावरी बिफोर इट इम्पेटस टू द बे ऑफ बंगाल। तो गोदावरी बे ऑफ बंगाल पे गिरता है, उससे पहले ये बनाया गया है। पोलावरम डैम, ये बहुत हम बोल सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है, आप सुने भी होंगे पोलावरम डैम के ऊपर। पोलावरम डैम अक्रॉस द गोदावरी रिवर इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन इन आंध्र प्रदेश। जलपुर डैम इज बिल्ड अक्रॉस द माचकुंड रिवर नियर बाय द बॉर्डर ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। ओके। तत्तीपुड़ी डैम जो कि आपका रिजर्वर इज लोकेटेड इन द तत्तीपुड़ी ऑफ द विजयनगरम एंड मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सप्लाई विशाखापट्टनम को, ठीक है। तो रिवर सिस्टम अच्छा था। रिवर सिस्टम के बाद आपका आ जाएगा पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट आ गया कि सीमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, श्री दामोदर संजीव भाई थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी रमोगुंडम, डॉक्टर नारला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। तो हाइड्रो पावर प्लांट आ जाता है नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, श्री सलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं बार बार बोला हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और आपका क्या नेशनल पार्क के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का डिफरेंस आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, उसको लेके एक मैं क्लास लाऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के डिफरेंस और फ्लोरा एंड फौना के डिफरेंस में। छोटा सा क्लास होगा, जनरल फैक्ट होगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। और मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि हमारा मोटो यही है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले, उसी के साथ साथ आपको जो कि जनरल फैक्ट है स्टेट्स के बारे में, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ। ये 30 पॉइंट से 25 पॉइंट से 9-10 पॉइंट ऐसा होता है सेपरेटली मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। देयर आर 8 टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। पहला है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि विशाखापट्टनम, रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोलापाड़ू, श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुपति,
नागार्जुन सागर, कुर्नूल, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमडोआ, कोंदिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर एलिफेंट रिजर्वर जो है आंध्र प्रदेश में, गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुर्नूल। नेशनल पार्क की तरफ आ जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि आपका चित्तौड़ पर है। ये क्या है कि जो भी आपका एंडेंजर्ड एंड एक्सोटिक स्पेसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है, आपका जो भी एंडेंजर्ड एंड एक्सोटिक एनिमल और प्लांट होते हैं, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द नीलगाई, वाइल्ड बोर, लियोपार्ड, फ्लाइंग लिजर्ड, ये सब है इसके अंतर्गत आता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, कोंदोलू, जो कि पापीकोंडा है, ये आपका लियोपार्ड कैट, लियोपार्ड अलग है, लियोपार्ड कैट अलग स्पेसिस है, उसको प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा याद रखिए। और राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है कि ये आपके एशियाटिक एलिफेंट को आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की तरफ। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की कालिस्कोना वाटरफॉल, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, पेंचोलकोना वाटरफॉल, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, कैगल वाटरफॉल, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, एथिपोथाल वाटरफॉल, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, तालकोना वाटरफॉल, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। फिर आ गया उम्बल दुगु वाटरफॉल, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। इंपोर्टेंट लेक की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट लेक आपका क्या क्या है, श्रीशैलम लेक, पापीकोंडलू लेक, राजमुंद्री लेक, पुलिकेट लेक, ओक रिजर्वर, कोल्लूरू लेक, तत्तीपुड़ी रिजर्वर, भूपतिमलय रिजर्वर। ये सब आपका इम्पोर्टेंट लेक की तरफ आता है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पीक, जो इम्पोर्टेंट पीक आ गया स्टेट का इम्पोर्टेंट पीक है, अरमाकोंडा 1680 मीटर पर है, देवेंडुकोंडा 1647 मीटर है, गोलाकोंडा 1642 मीटर पर है, सिंकरंगुट्टा 1597 मीटर है, कप्पाकोंडा 1592 मीटर और एंडिरिका प्रवंतम 1586। मतलब ये जो पांचों पीक पॉइंट से अरमाकोंडा ये सबसे हाईएस्ट पीक है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे, जीआई टैग की तरफ चलेंगे। जीआई टैग बहुत सारा है, देख सकते हो। जीआई टैग आपका क्या क्या है देखते हैं थोड़ा। ठीक है, श्री कालहस्ती कलमकारी हैंडक्राफ्ट, कोंडापाली बुम्मालू हैंडक्राफ्ट, बुद्धिति बेल एंड ब्रास क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट, पेडना कलमकारी हैंडक्राफ्ट, तोलू बुमालाटा हैंडक्राफ्ट, तिरुपति लड्डू फूड स्टॉप। ठीक है, तिरुपति लड्डू बहुत फेमस है। ठीक है, फिर आते हैं उपाडा जमादी सारो हैंडक्राफ्ट, गुंटूर सन्नम एग्रीकल्चर, वेंकटगिरी सारी हैंडक्राफ्ट, मंगलगिरी सारी एंड फैब्रिक हैंडक्राफ्ट, बब्बिली वेना हैंडक्राफ्ट। ठीक है, धर्मबरन हैंडलूम हैंडक्राफ्ट, बनगन मैंगोस एग्रीकल्चर, बंडार लड्डू फूड स्टॉप, दुर्गी स्टोन कार्विंग हैंडक्राफ्ट, एथिकोपा टॉयस हैंडक्राफ्ट, उदयगिरी वुडन कल्टरी हैंडक्राफ्ट, अलगड़ा स्टोन कार्विंग हैंडक्राफ्ट, आर्को वैली अरबिका कॉफ़ी एग्रीकल्चर। आर्को वैली एक टूरिस्ट प्लेस है, आगे भी टॉपिक आएगा इसका। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, कुर्नूल एयरपोर्ट, राजमहेंद्र एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, कदपा एयरपोर्ट टर्मिनल। ये सब आपका इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट में है। इम्पोर्टेंट स्टेडियम डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम, मंगलगिरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी पोर्ट सिल्वर जुबली, YS राजा रेड्डी स्टेडियम। ठीक है, फिर आगे इम्पोर्टेंट मोनूमेंट श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, कानीपक्कम टेम्पल, तालकोना वाटरफॉल, विक्टोरिया म्यूजियम, बोरा केव, अडोनी फोर्ट और बुग्गा रामलिंगमेश्वर स्वामी। ये सब आपके इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में सिचुएटेड है, जो कि बनाया गया था। निकनेम ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज, ये आजकल एग्जाम में अच्छा टॉपिक, अच्छा प्लेस लेता जा रहा है। इम्पोर्टेंट विजयवाड़ा देखो द प्लेस ऑफ विक्ट्री, गुंटूर सिटी ऑफ चिल्लीज,
राजमंड्री कल्चरल सिटी, विशाखापट्टनम सिटी ऑफ डेस्टिनी, भीमभक्रा सिटी ऑफ फॉन्स, सेकंड बरदोली ऑफ इंडिया, ककिंदा सिटी ऑफ काजा और पेंशनर्स ऑफ पैराडाइज। ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन में बहुत सारा बीचेस हैं, आप घूम घूम के थक जाओगे। कलिंगपट्टनम बीच, आरके बीच, यात्रा बीच, ऋषिकुंडा बीच, लोन बे बीच, बोरा केव, अरुकू वैली में बोला था, सिटी सेंट्रल पार्क, वुडा पार्क। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस है। फिर आता है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, रामनवमी, महाशिवरात्रि, तिरुपति ब्रह्मोत्सव, ये सब इसका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स पे आता है। उसी के साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ जो कि आपको इधर दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोकल डांस है। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है आपका, कौन सा है, कुचिपुड़ी, जो कि आपका स्टेट डांस है। ये आपका स्टेट डांस है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जो भी है लोकल डांस सब है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के पोडोबो गोडाबा, गुटोब गोडाबा, बंद्रोपुराजा, ये सब बहुत सारे ट्राइब्स हैं। ठीक है। उसके साथ साथ चलेंगे आपका एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पे आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड द बेजेवर्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम इन स्टेट्स इनकम। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स है आपका स्टेट के इनकम का। जो क्या क्या होता है, राइस होता है, मेज, मिलेट, शुगर कैन, कटन, चिल्ली, पेपर, नट्स, ऑयल सीड्स, ये सब इसका प्रोडक्शन है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जनरल फैक्ट जो है आपका है, जनरल फैक्ट में अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। थोड़ा देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द श्रीहरिकोटा इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट। जो मेन अट्रैक्शन जो है कि आपको पता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो का जो कि लॉन्चिंग पैड है, आपको श्रीहरिकोटा में आपको मिल जाएगा, जो कि एक आइलैंड है। तो मेन अट्रैक्शन है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट पर है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तेलुगु इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, वर डिस्क्राइब्ड बाय एन इंग्लिशमैन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट फॉर इट्स स्वीटनेस। ठीक है, ये जो इंग्लिश है, जो स्वीटनेस अच्छा लगता है सुनने में, तो इसलिए उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज रत्नगर्भ ऑफ इंडिया। ठीक है। द फेमस डायमंड, ये देखिए ये पॉइंट में बोल रहा था ना, द फेमस डायमंड कोहिनूर एंड पीट कम फ्रॉम द माइन ऑफ गोलकोंडा माइनिंग से कोहिनूर एंड पीट डायमंड आया था। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल और श्री शैलम इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग शिव के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपका मिनरल्स है। इम्पोर्टेंट मिनरल्स में आपको बोलूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या क्या इधर है, लेकिन उतना आपको जानना पड़ेगा कि इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट कौन से स्टेट में हमारे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि मैं पहला है आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट किधर है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पर, उड़ीसा स्टेट पर, उड़ीसा में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। उसी के साथ लाइमस्टोन आ गया। डायमंड तो आपको पता चल गया कि कोहिनूर और पीट आया है। गोल्ड जो बोलता हूँ आपका कर्नाटका से आया गया, ज़्यादा पाते हैं, इंडिया से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि आपका कौन सा, आप बोल सकते हो कि 2 गोल्ड फील्ड है, हुट्टी गोल्ड फील्ड और कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड अभी बंद है, तो हुट्टी से ही आता है। उसी के साथ जो कि आयरन कोर है, आयरन कोर भी हाईएस्ट हमारा उड़ीसा से ही पाया जाता है। ये सब इंपोर्टेंट मिनरल्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना इज ए स्टेट in India situated on south central stretch of the Indian Peninsula on the high Deccan Plateau। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, ये जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है, साउथ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द इंडियन पेनिसुला ऑन हाई डेकन प्लेटू। इसका मतलब क्या है, ये जहाँ पे मैं ब्रैकेट किया हूँ, इसका मतलब क्या है दोस्त। इसका मतलब अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करो, अदरवाइज मैं आपको वो समझा दूंगा। दोस्त इसका मतलब ये है, जो कि मतलब हम जानते हैं कि डेक्कन, ठीक है, डेक्कन जो हम बोलते हैं, साउथ पार्ट को हम थोड़ा डेक्कन बोलते हैं। क्यों, मतलब इसका एक डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। द डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन साउथर्न इंडिया बिटवीन द वेस्ट घाट टू ईस्टर्न घाट। जो कि आपका ईस्ट घाट है, ठीक है, ईजी लिख दे रहा हूँ, ईस्ट घाट से वेस्ट घाट तक, इसका जो बीच में है ना, ये जो एरिया, इसमें एक डेक्कन प्लेट है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेट है, पत्थर। ठीक है,
जो कि एक बड़ा पत्थर, बड़ा सा पहाड़, ठीक है, स्ट्रेट मतलब हम बोल सकते हैं उसको, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उसको क्या बोला जाता है कि पेनिनसुलर घाट कहा जाता है, प्लेटू हम बोलते हैं, ठीक है। इन द बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड लूजली डिफाइंड एज द पेनिनसुलर रीजन बिटवीन दिस रेंज दैट इज साउथ ऑफ द नर्मदा। तो नर्मदा नदी फ्लो कर रहा है, जो नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी फ्लो कर रहा है इसके साउथ पार्ट में, नर्मदा नदी के साउथ पार्ट में ईस्ट घाट और वेस्ट घाट के बीच में एक बड़ा सा प्लेट है, बड़ा सा पहाड़ है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। और आप सभी को ये भी बात पता होगा, जो कि हमारे साउथ पार्ट में जैसे कि तेलंगाना आ गया, आपका आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटक, केरला, ये सब पार्ट को हम डेक्कन प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल पार्ट हो जाएगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ये टॉपिक को कभी एक अच्छे से डिफाइन करूँगा, ये प्लेट्स के बारे में, कैसे प्लेट फॉर्म हुआ, जो डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मैं सोचता हूँ इतना इन्फॉर्मेशन आपका जानकारी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप इसको नोट्स बना कर चल सकते हो, नोट्स बनाने को जरूरत है ना, आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ गए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पॉइंट पे आप हमारा आ जाता है, तेलंगाना इज ए बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द नॉर्थ। मतलब महाराष्ट्र इसका नॉर्थ पार्ट में घेरा हुआ है, इसका बॉर्डर को कवर करता है। ये थोड़ा अच्छे से समझना, मैं आपको हर क्लास में बोलता मतलब याद आता है, बस मैं भूल भी जाता हूँ। मतलब तेलंगाना का नॉर्थ पार्ट में आपका महाराष्ट्र मिल जाएगा, उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। कर्नाटका टू द वेस्ट, पश्चिम में आपको कर्नाटका मिल जाएगा तेलंगाना का, उसी के साथ साथ साउथ एंड ईस्ट में, पूरब और दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश स्टेट का कवर मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं, इसको सब मिटा देता हूँ, ओवरऑल आप बोल सकते हो इसका जो भी आपका बॉर्डर है, कौन सा स्टेट आपका बॉर्डर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का आंध्र प्रदेश है, उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है, सीजी, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, ठीक है, उसी के साथ साथ कर्नाटका, ठीक है, और नेग्लिजिबल बॉर्डर सेपरेट विद द उड़ीसा हम बोल सकते हैं। तो मतलब उड़ीसा से, जो कि आपका उड़ीसा से आपका बहुत ही नेग्लिजिबल, हम इसको इग्नोर कर सकते, उस अमाउंट का क्या करता है, ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर आपका आ जाएगा, इट इज़ कोऑर्डिनेट बिटवीन 17.399 डिग्री नॉर्थ, 78.475 डिग्री ईस्ट तक इसका जो कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन, आप मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैं हर एक क्लास में अब तक आपका 16 आपका कंटिन्यू चल रहा है, मैं आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये जो डिग्री है, नॉर्थ ईस्ट का जो डिग्री है, ईस्ट में कुछ रहता है, साउथ में रहता है, ये जो डिग्री पे आपका ये जो स्टेट है, आपका तेलंगाना स्टेट है, इसका जो रीजन है, इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल डिग्री है, जो आप क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूड और क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूड और एप्टीट्यूड बोलते हो ना, एप्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसी एंगल पे ये आपका सिचुएटेड करता है, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पहले जो मैं 3 पॉइंट लाता हूँ आपके लिए। उम्मीद है आप ये सब समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है आपका बेसिक फैक्ट, और बेसिक फैक्ट में आपको बोलता हूँ, आपका जो भी स्कोरिंग एरिया रहता है, आपका एग्जाम में जो भी स्कोर आता है यहीं से ही आएगा। मैं आपको लास्ट जितने भी क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको थंबनेल से ही पता चल गया आपको, यहाँ मैं आपको 15 से 17 पॉइंट में ऐसे ऐसे टॉपिक्स बोलता है, ऐसे मार्क बोलता हूँ, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा जो कि मेन इनिशिएटिव है। आपको मैं पहले भी बोला कि हमारा मोटो ये है, ये जो भी 25-26 पॉइंट लाता हूँ उसी के अंदर ही मैं आपको ऐसे 10 से 15 पॉइंट मैं बोल दूंगा, 9 से 10 पॉइंट ऐसे बोलूँगा, जो कि आप सेपरेटली नोट्स करना पड़ेगा। तो मैं जो जो पॉइंट मार्किंग करूँगा उसको आप पॉइंट आउट करना पड़ेगा, अलग से नोट से लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मार्किंग स्टार्ट हो गया, एग्जाम टाइमिंग स्टार्ट हो गया, तो लेट स्टार्ट। पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ से आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। मैं ठीक है, यहाँ से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि तेलंगाना का कैपिटल क्या है। तेलंगाना का कैपिटल आपको धट से ऑप्शन दिखेगा हैदराबाद, तो हैदराबाद मार देना। यहाँ से आ गया आपका 1 नंबर। उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फॉर्मेशन डेट जो कि आपका 2 जून 2014 है। डिस्ट्रिक्ट आपका 31 है, और लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका भद्राद्री कोथुगुडेम,
ठीक है। आपका लॉन्गर डिस्ट्रिक्ट क्या है, भद्राद्री कोथोडुएम। ठीक है, उसी के साथ साथ ये पॉइंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका मार्क आ जाएगा कि आपका लोकसभा सीट और राज्यसभा, सॉरी इधर थोड़ा टाइपिंग मतलब टाइप गड़बड़ हो गया है। आपका लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट आपका 7 है। ठीक है, राज्यसभा सीट आपका 7 है, आपका राज्यसभा सीट कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 1 मार्क, यहाँ पे आ गया आपका 2 मार्क, इधर 2 और इधर 1, मतलब यहाँ पे आपका कवर हो गया 3 मार्क। उसी के साथ साथ आप ये बात याद रखना कि तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका नंबर है 119, 119 नंबर है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसका 50 में कंफर्म नहीं कर सकता, इसका चांसेस 50% है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है लेजिस्लेटिव तेलंगाना का लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट संख्या कितना है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ यहाँ से 3 मार्क कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे और भी मार्क में बोलूँगा। लिटरेसी परसेंटेज आपका 72.8% है। पॉपुलेशन आपका 13,47,200 सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है 38 लाख 38 ठीक है, जो कि आपका पॉपुलेशन है कि 3,84,72,769 है इसका पॉपुलेशन। देखिए बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे जो भी आपका पॉइंट मैं कवर करूँगा आ जाएगा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से आपका पॉइंट आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर जैसे कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आपको पूछता श्री चंद्रशेखर राव जी, यहाँ से आपका एक और मार्क कवर हो गया। प्रेजेंट गवर्नर पूछता है तमिलसाई सौंदरराजन, यहाँ से आपका 1 मार्क कवर हो गया। चीफ जस्टिस प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो कि आपका राघवेंद्र सिंह चौहान, यहाँ से आपका 1 मार्क कवर हो गया। वहाँ से 3 मार्क और यहाँ से 3 मार्क, मतलब 6 मार्क बेसिक फैक्ट से आपका कवर हो गए और भी आने वाला है। उसी के साथ साथ ये आपका और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है कि ऑन 2 जून 2014 द एरिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज द न्यूली स्टेट फॉर्म विद द हैदराबाद एज इट्स कैपिटल, जिसका नाम है आपका, जिस स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हो, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो कि कब सेपरेट हुआ था, आपको क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि कौन से साल में तेलंगाना सेपरेट हुआ था। 2014 से 2014 में सेपरेट हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपका कितना 6 मार्क और 7 मार्क कवर हो गया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्त कि भैया ये टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ दोस्त आता है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होगा एसएससी का, रेलवे का, किसी का भी होगा तो आप देख सकते हो स्टेट से, लोकसभा राज्यसभा सीट से। ठीक है, सीएम गवर्नर जो कि मैं पहले ये सब टॉपिक बोला, सीएम गवर्नर ये जो टॉपिक बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्टेट सिंबल की तरफ चलेंगे। स्टेट सिंबल आपका स्पॉटेड डियर है। स्टेट बर्ड आपका इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर तंगेडू और स्टेट ट्री है जमी चेतू ट्री। ठीक है, बहुत ही अजीब नाम है। ठीक है, उसी के साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तेलंगाना इज सिचुएटेड ऑन द डेक्कन प्लेटू इन द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ ईस्टर्न सी बॉर्डर ऑफ इंडियन पेनिसुला। मैं आपको बोला था कि जो कि डेक्कन प्लेटू का मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्ट घाट के बीच में एक बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा पहाड़ है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसुलर प्लेटू बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, तेलंगाना का एरिया है। कितना है इसका एरिया, 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर पर इसका क्या बोलते हैं आप, विस्तृत है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा ये आपका स्टेट हो जाएगा। थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, जो कि थोड़ा अगर ये गलत हो जाता है प्रिंटिंग। ठीक है, इट इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, जो भी फॉलो कर रहा अभी तक प्लीज़ ये पॉइंट को ज़रूर याद रखिए। यहाँ से मैं आपको 7 मार्क्स में दिया था, 7 मार्क, यहाँ से मैं आपको टोटल कंप्लीट डायरेक्ट में आपको +4 कर दूंगा, मतलब 4 मार्क और दिलाऊंगा। क्या क्या है वो 4 मार्क, देखिए। तो पहला क्वेश्चन आता है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, पहला नंबर। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान आपका आंसर है।
दूसरा मैं आपको बोलूँगा कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है, ये आ गया आपका दूसरा नंबर। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज आपका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है, हो गया। बड़े में मतलब एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज हमारा स्टेट डिवाइडेड है। इसी के साथ तीसरा पे आ जाएगा कि सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज। एरिया में सबसे छोटा कौन है, ये तो पता होगा आपका गोवा है। और फोर्थ एंड लास्ट है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा शायद, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है। पॉपुलेशन वाइज छोटा राज्य कौन सा है आपका, ये आ गया फोर्थ नंबर, जो कि आपका सिक्किम है। तो मतलब जो मैं आपको बोलता हूँ सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए, देखो 26 पॉइंट गिने चुने मैं आपके लिए लाता हूँ, उसी में से ही मैं आपको 9 से 10 पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ सेपरेटली लिखने के लिए। तो मैं मार्क वाइज बोलता हूँ तो उसको सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हम कितना कंप्लीट कर दिए, 11 मार्क हमारा पॉकेट में आ गया है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे भी और भी पॉइंट आने वाला है आपके लिए। तो फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ तेलंगाना, फॉरेस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा हम जानते हैं क्या है फॉरेस्ट सिस्टम और क्या क्या इससे बेनिफिट्स है, हमें और कुछ जानकारी मिल सकता है क्या। द स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ 26,904 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 24% इन इट्स जोग्राफिकल एरिया, जो कि तेलंगाना का टोटल जोग्राफिक एरिया का ओनली 24% उसका फॉरेस्ट है। उसी के साथ साथ कैटेगरी भी कर दिया गया है फॉरेस्ट का। पहला पॉइंट पे जो कि आपका आ जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, जो कि 75.65% है। प्रोटेक्टेड एरिया 22.07% है। अनक्लास्ड एरिया 2.28% है। ठीक है, तो अच्छा खासा कैटेगरी कर दिया गया है जिससे हमको जानकारी अच्छा मिले। फिर द एबव 3 फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 टाइप्स, मतलब ये जो आपका 3 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया एंड अनक्लास्ड एरिया जंगल है डिवाइडेड, इसको 12 टाइप कर दिया गया है। द स्टेट हैज डेंस टीक फॉरेस्ट ऑन द नॉर्थन पार्ट अलोंग द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के पास में इसका जो डेंस टीक फॉरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो 12 भाग में 12 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिवाइडेड कर दिया गया है। ठीक है, उसको हाँ, मैं इस टॉपिक में ये जो 12 टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उसको मैं लिया नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी टॉपिक हो जाएगा और अलग ही कंसेप्ट पे चला जाएगा। हमारा मकसद ये है टूर ऑफ इंडिया के थ्रू आपको हर एक स्टेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिलाए, कंप्लीट डाटा में हम दिलाएं, और आपको आने वाले आपका एग्ज़ाम एसएससी और रेलवे के लिए प्रिपेयर भी करें स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, तो मैं यही आशा करूँगा आप ये जो हमारे इनिशिएटिव टूर ऑफ इंडिया से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा आने वाले वक्त पे। बस हमें इतना ही चाहिए आपसे, आप हमें भरोसा करिए, हम पे भरोसा करिए। मैं जो आपको सेपरेटली नोट्स बनाने बोल रहा हूँ उसको बना के चलिए, अगर नहीं बनाओगे देन आने वाले टाइम पर आपको दिक्कत होगा। ठीक है दोस्त, तो फॉरेस्ट सिस्टम खत्म होने के बाद रिवर सिस्टम पर चलते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ तेलंगाना का देखते हैं, अच्छा खासा रिवर होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। द स्टेट इज ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर नेमली गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, जैसे कि सेम एज आंध्र प्रदेश का अभी 2 ही मेनली रिवर था, एक गोदावरी और कृष्णा रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देयर आर 2 बेसिन्स एंड 10 सब बेसिन इन द स्टेट, जो भी ट्रिब्यूटरी होता है उसी का ही ये जो बेसिन और 10 सब बेसिन्स होता है। जो मेजर रिवर्स बेसिन्स आर गोदावरी, कृष्णा एंड सब बेसिन्स आर लोअर कृष्णा, मिडिल कृष्णा, लोअर गोदावरी, इंद्रावती, वाइनगंगा, प्रणहिता, मजीरा, लोअर भीमा एंड मिडिल गोदावरी। ये जो इसका सब ट्रिब्यूटरीज और 2 बेसिन और 10 सब बेसिन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, अभी तक आपका जो फॉरेस्ट सिस्टम और रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आ गया, देखिए यहाँ से जो मैं आपको बोलूँगा, ये वहाँ पे आप 11 मार्क लिए थे, यहाँ से टोटल कंप्लीट आ जाएगा जो डैम है आपका, यहाँ से 1 मार्क आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 1 मार्क आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा और इसको थोड़ा लिख लीजिए। आपको मन में आ रहा होगा यहाँ पे कितने पॉइंट है, ये 3 3 6 8 से 9 डैम से, इसको आप कैसे याद रखोगे, आपको लिखना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन खा लेने से 10 दिन तक आप नहीं खाते हो क्या,
रोज़ खाते हो ना, रोज़ उठ के आप डेली रूटीन करते हो, रोज़ उठ के आप वर्कआउट करते हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो, रोज़ मैथमेटिक्स रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो, तो उसी हिसाब से आपको रोज़ उठ के, अभी तक 16 ही स्टेट कंप्लीट हुआ है, 16 स्टेट ही कंप्लीट हुआ है, तो रोज़ उठ के ना एक दो भी डैम पढ़ोगे तो आपके मन में आ जाएगा, आप खुद ही कॉन्सेप्ट निकाल दोगे कि मैं कैसे याद रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो मतलब यहाँ से हमारा क्या कितना पॉइंट हो गया, 12 पॉइंट आपका हो गया। तो चलिए, नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है, श्री शैलम डैम जो कि श्री शैलम रिजर्वर पर ऊपर है, निजाम सागर डैम जो कि मंजीरा रिवर, मीद मनीर डैम मनीर रिवर पे ऊपर है, श्री राम सागर डैम जो कि गोदावरी रिवर के पास है, लोअर मनीर डैम जो कि मनीर रिवर, कोली सागर डैम और मंजीरा रिजर्वर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के ऊपर है। ठीक है, डैम से आपको 1 मार्क जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा मार्क कितना हो गया, 12 मार्क कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आपको कुछ ना कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, आपको मिलेगा जरूर, लेकिन नेशनल पार्क पे डायरेक्ट मिलेगा। तो देयर आर टॉप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तेलंगाना। तो टॉप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि नाम है इनका सब मैं आपको बोल देता हूँ कि देयर आर किन्नेरा सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर श्री सलीम टाइगर रिजर्वर है, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूरंग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से आपको 1 ना 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ नेशनल पार्क की तरफ चलेंगे। और जितने लोगों को अगर डाउट है कि नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए, और मैं क्लास ख़त्म होते मैं इसको टॉपिक में बोल दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, मैं अलग से क्लास लाऊँ या इसी क्लास में बोल फटाफट। ठीक है, तो जो कि आपका नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँगा कि नेशनल पार्क आपका जो कि कसु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क है, फर्स्ट वन तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसका जो खासियत ये है, ये 600 स्पेसिस प्लांट, मतलब 600 स्पेशल प्लांट जो कि प्लांट लाइफ को ये रिजर्वर रख रहा है। उसी के साथ साथ 140 स्पेशल ऑफ बर्ड वेराइटी, मतलब आप 600 प्लांट मिलेगा यहाँ पे अलग अलग किस्म का, 140 स्पेसिस आपको बर्ड्स मिलेगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है कि आपको यहाँ पे 30 वेराइटी ऑफ बटरफ्लाइज भी देखने को मिलेगा, 30 वेराइटी ऑफ बटरफ्लाइज भी आपको देखने मिलेगा। उसी के साथ साथ रेप्टाइल, पंगोलिन, स्मॉल इंडियन क्रीवेट, पिकॉक, जंगली कैट एंड पर्कुपाइंस भी आपको देखने मिलेगा यहाँ से। इसका खासियत ये जो पहला फर्स्ट वन है यहाँ से, तो याद रखिए यहाँ पे आपको 600 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, 140 स्पेसीज ऑफ बर्ड, सबसे ज़्यादा 30 वेराइटी ऑफ आपको बटरफ्लाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क का खासियत यही है। नेक्स्ट आपका महावीर हरिना बसंतली नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 100 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूड क्या आपको वारब्लेट्स, पिकॉक्स, लो विंग्स, लैप विंग्स जो कि आपका ये है। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आपको कितना वेराइटी मिलेगा, 100 वेराइटी ऑफ स्पेसीज मिलेगा। उनमें से क्या हो जाएगा जो कि आपका वारब्लेट्स उसी के साथ साथ पिकॉक्स और लैप विंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड में आ गया मृगावनी नेशनल पार्क, जो कि यही रिलेटेड, जो कि यहाँ से भी आपको कुछ 100 से 200 स्पेसीज आपको मिल जाएगा, जो कि आपको वही ये तीन है तो आपको रिपीटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आगे चलते हैं। आगे अभी आपको बहुत ही टॉपिक मिले। यहाँ से आपको कितना मार्क कवर हो गया, वहाँ से 12, 13, यहाँ से आ गया आपका कितना मार्क, 14 मार्क आपका कवर हो गया यहाँ से। तो याद रखिए कितना मार्क आप कवर हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पावर प्लांट में आपको 1-2 आ जाता है। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, 50-50 चांसेस है। तो चलिए इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट के तरफ चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट है काकतिया थर्मल पावर प्लांट, सेकंड पे आके एनटीपीसी रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट, यादाद्री थर्मल पावर प्लांट और
कोथागुडन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका थर्मल पावर प्लांट खत्म हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में नागार्जुन सागर मेन हाइड्रो पावर प्लांट, सिंगूर हाइड्रो पावर प्लांट, श्री सैलम हाइड्रो पावर प्लांट और जुराला हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, आपका थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट कंप्लीट हो गया। सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट जो कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक स्टेट में आपको हाइड्रो मिल जाएगा और थर्मल मिल जाएगा, लेकिन सोलर जो पावर प्लांट है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पे में भी मिल सकता है, 1 से 2 मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो कि आपका रामागुंडम सोलर पावर प्लांट है और जुराला सोलर पावर प्लांट। ये दो सोलर पावर प्लांट के नामित थे, क्या करते हैं हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोला हूँ, उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बना के चल रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंट लेक। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेक के तरफ। इम्पोर्टेंट लेक में आ जाता है लखनवरम लेक जो कि गोविंद पेरोट मंडल पर है, पोंचरम लेक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट पर है, समीरपेट लेक जो कि हैदराबाद और अमीरपुर हैदराबाद और हुसैन सागर लेक जो कि आपका हैदराबाद है। तो मतलब 3 लेक आपका हैदराबाद पर स्टेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल कुछ चीज़ का 10 है इम्पोर्टेंट वाटरफॉल, फटाफट मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि एथिपोतल फॉल्स, मलेला थ्रीथम वाटरफॉल, पोचेरा फॉल्स, कुंतल फॉल्स, तालोकोना वाटरफॉल्स, कपिला वाटरफॉल, तड़ीमाड़ा वाटरफॉल, कटिकी वाटरफॉल, कातिकी, कनाकाई वाटरफॉल, सशस्त्र कुंड वाटरफॉल और भोगोता वाटरफॉल। यहाँ पे आपको 10 वाटरफॉल आपको मिल गया, जो कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में क्या क्या आपको विजिटेड प्लेस मिलेगा, वाटरफॉल कितना मिलेगा, डैम कितना मिलेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा विजिटेड प्लेस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ही आपको मिलेगा। यहाँ पे तेलंगाना में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ही मंदिर आपको, जो कि काकतिया टेम्पल, जो कि आपका एक ही हेरिटेज साइट में मिलेगा, जो कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ठीक है, बाकी ये सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब विजिटेड प्लेस है लोकल एरिया द्वारा। आप जब भी घूमने जाओगे आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा और एग्जाम में भी कभी कभार पूछेगा तो भी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जीआई टैग जितने भी आपका आएंगे। ठीक है, तो जीआई टैग क्या क्या है? पोंचमपल्ली इकत हैंडक्राफ्ट, सिल्वर क्रेविंग ऑफ करीमनगर हैंडक्राफ्ट के अंतर्गत आता है। निर्मल टॉय एंड क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट पे आ जाता है। निर्मला फर्नीचर हैंडक्राफ्ट, निर्मला पेंटिंग हैंडक्राफ्ट, गोदावरी साड़ी हैंडक्राफ्ट, सिडीपेट कोलंबा हैंडक्राफ्ट, वेंकटगिरी साड़ी हैंडक्राफ्ट, चेरियल पेंटिंग हैंडक्राफ्ट, हैदराबाद हलीम फूड स्टॉप, पिंबरती मेटल क्राफ्ट हैंडक्राफ्ट, नारायणपेट हैंडलूम साड़ी हैंडक्राफ्ट पर है। तो बहुत ही सारे हैंडक्राफ्ट हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ और 3 आपके लिए भी है जीआई टैग, जो कि आपका अलियाबाद डोकरा जो कि आपका हैंडक्राफ्ट है, वारंगल डायरिश जो कि हैंडक्राफ्ट, तेलिया रुमाला। ठीक है, तो वारंगल पे आपका नीट है। ठीक है, वारंगल पे एक नीट यूनिवर्सिटी भी है, आपका नीट कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। जो भी नीट प्रिपेयर हो रहे हैं वहाँ पे भी अच्छा खासा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक खत्म होगा तो यहाँ से आपको 14 मार्क आपके पास था, यहाँ से आपका काउंट हो जाएगा और कितना मार्क आपके झोली में जाएगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्फर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधा 1 मार्क मिल जाएगा। तो 14 था, 15 मार्क्स हो गया। तो काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल अभी ही बोल रहा था जस्ट, ये टेम्पल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पहला नहीं बोल सकता, इकलौता ऐसा मंदिर था जो कि 2019 में एक साल में एक ही टेम्पल को इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए टैग के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, उसी के साथ इसके एक बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि लोग बोलते हैं कि इसका जो भी पत्थर यूज किया गया है मंदिर बनाने के लिए, ब्रिक्स, ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसका वजन बहुत कम है कि वो पानी में फ्लोट करता है, पानी में डूबेगा नहीं पत्थर, ये फ्लोट करता है। ठीक है,
तो लेट्स सी, कभी हम जाएंगे तो थोड़ा पता चल जाएगा, अभी तक हम गए नहीं। अगर केरला से हमें जितने भी हमारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए ये सही बात है या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है। हर प्लेस पे यही बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सही बात होगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिए फटाफट जल्दी। यहाँ से आगे आपका 15 मार्क कंप्लीट हो गया आपके झोली में। आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट स्टेडियम के बाद। इम्पोर्टेंट स्टेडियम में आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रामचरण क्रिकेट स्टेडियम, MRR क्रिकेट ग्राउंड, SSR क्रिकेट ग्राउंड, बाबू खान क्रिकेट स्टेडियम, वर्धमान क्रिकेट ग्राउंड। तो ज़्यादा क्रिकेट का फेमस है और इंडिया में क्रिकेट का जुनून भी उसी तरह ही सवार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपका 15 मार्क कंप्लीट हो गया था, यहाँ से आगे आपको 1 मार्क। मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, देखिए जितने भी स्टेट अभी तक मैं पढ़ाया हूँ 15 स्टेट कंप्लीट हो गया है। जहाँ जो कोई भी स्टेट पे अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपको 70% दे के आपको याद रखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट कौन सा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी के साथ जो भी लोकल एयरपोर्ट है, मान लीजिए कि बेजमपेटा एयरपोर्ट आ गया, वारंगल एयरपोर्ट, रामनगुड़ा एयरपोर्ट, निज़ामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, कोथागुडेम एयरपोर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो इसको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा 30% देके, इसको आप 70% देंगे, तो ओवरऑल आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसका आ जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 16 मार्क, यहाँ से आपका कवर हो गया 16 मार्क कवर हो गया। बस देखते चलिए आपको कितने से कितने मार्क आपको दिला रहा हूँ इस टॉपिक के साथ, टूर ऑफ इंडिया के साथ। हर एक क्लास में आपको 16 से 17 टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट निकनेम ऑफ सिटीज़, ये कभी कभार आपको पूछता है, ये पूछता है भाई, ये पूछता है बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ऐसा पूछता है कि हाँ भाई पूछता है। ठीक है, वारंगल सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद सिकंदराबाद जो ट्विन सिटी कहा जाता है इन लोगों, ये जो सिटी को सिटी ऑफ टेम्पलेट्स ये भी कहा जाता है वारंगल को। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हैदराबाद को क्या कहलाते हैं हम, क्या कहा जाता है लोकल लैंग्वेज पे, आपको कोई पूछ सकता है। सिटी ऑफ पेरिस, सिटी ऑफ निजाम्स, हाईटेक सिटी, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, बंगाल सिटी। तो मान लीजिए, देखिए इस ये टॉपिक को छोड़ दीजिए। ये जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, काश ऐसा ही कोई मेरा दोस्त होगा, जो भी हमारा सब्सक्राइबर होगा, हमारा फैमिली मेम्बर होगा, उनको बिरयानी नहीं पसंद होगा। तो बिरयानी पसंद है तो जो भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे हैदराबाद बिरयानी नाम का एक मतलब रेस्टोरेंट ज़रूर होगा। भाई मैं ये 100 से 200% तक गारंटी दे रहा हूँ, आप जो भी स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हो, वहाँ पे हैदराबाद बिरयानी करके नाम एक रेस्टोरेंट का ज़रूर होगा। और आप 1 ना 2 बार खाए होगे, टेस्ट क्या होगा वो अदर कैसे, लेकिन आप खाए होगे। तो मतलब हैदराबाद बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, बिरयानी का कैपिटल है हैदराबाद पे। कभी भी जा रहे हो हैदराबाद जरूर ये ट्राई करना। ठीक है, ज़रूर। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स आ गया आपका। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, भुवनगिरी फोर्ट, फोर्ट ऑफ हिल टॉप्स, वारंगल फोर्ट, गोलकोंडा, चार मीनार जो कि ऑब्वियसली फेमस है, ताज फलकुमा पैलेस, भुवनगिरी फोर्ट, पेनागल, रुचकोंडा फोर्ट, ये ज़्यादातर फोर्ट ही है। निज़ाम प्लेसेस था ना उधर, निज़ाम का क्या बोलते हैं अड्डा था, तो उसी हिसाब से ये चलता है। इसी के साथ साथ आगे आपका रीजनल फेस्टिवल्स। रीजनल फेस्टिवल में आपको काकतिया फेस्टिवल आ गया, डेक्कन फेस्टिवल आ गया, ठीक है, बोनालू आ गया, बतुगोमा आ गया, दिसारा, उगादी, संक्रांति, मिलाद उन नबी, रामांदन, ये सब आपका फेस्टिवल्स आपका आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म के तरफ चलेंगे। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म आपका क्या क्या आ जाएगा। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में आ जा रहा है इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में पेरिनी शिव तांडवम, दप्पू डांस, लंबाड़ी, उगु कथा, चिंडू भागवतम, गुसाडी डांस, तोलू बोमालाता, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ डांस फॉर्म है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को थोड़ा नज़र डाल दीजिए।
तेलंगाना हैज ए ट्राइबल पॉपुलेशन, सॉरी ये पॉपुलेशन है आपका, ये पॉपुलेशन, तेलंगाना हैज ए ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 31.78 lakhs which is 9.08% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। मतलब पूरा टोटल स्टेट का 9% आपका तेलंगाना का ट्राइबल्स हैं। देर आर 32 ट्राइबल कम्युनिटीज आर प्रेजेंट इन तेलंगाना स्टेट। ट्राइब्स लंबाड़ा, सुगली और बंजारा, ये तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इसलिए मैं इनको ले लिया हूँ। तो ये थोड़ा याद रखिए कि 32 ट्राइबल्स कम्युनिटी तेलंगाना पे प्रेजेंट कर रहा है, मतलब अभी के टाइम पर है, उधर प्रेजेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर पे आ जाए। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, तेलंगाना ग्रोज 27 important crops in Kharif and Rabi season, put together covering the area of about 53.51 lakh hectare। तो मतलब बहुत रबी और खरीफ फसल को मिला के 53.51 लाख हेक्टर पे ये फसल एग्रीकल्चर करते हैं। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है क्या क्या आपका, राइस है, मेज है, पल्सेस है, ग्राउंड नट्स, कटन, चिल्लीज, ठीक है। ऑब्वियसली चिल्ली होगा क्योंकि बिरयानी फेमस है, चिल्ली तो ऑब्वियसली होगा, शुगर कैन, ये सब आ जाता है। इम्पोर्टेंट मिनरल्स पे आ गया बात। इम्पोर्टेंट मिनरल्स पे आपका आ गया, इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑकरिंग इन तेलंगाना आर ब्राइट्स, चाइना क्ले, कोल, कोरुंडम, डोलामाइट, फेल्सपर, ये सब आपके इम्पोर्टेंट मिनरल्स पे आ जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये है आपका कि तेलंगाना इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ये लास्ट स्टेट है आपका, जो कि लास्ट में बना था 2014 के बाद, अब नहीं है, ये आपका 29 स्टेट ही है, ठीक है। और तेलंगाना इज शेयरिंग ए कैपिटल नेम ऑफ हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट इज बायलैंग्वेज स्टेट, ठीक है। तो बायलैंग्वेज क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि तेलुगु मिलेगा और उर्दू मिलेगा आपको, दो, मतलब मान लीजिए 70% है तो ये आपका 30% है उर्दू, ठीक है। तो उर्दू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, सानिया मिर्जा इज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको 17 मार्क, ठीक है। ओवरऑल आपको कितना मार्क मिल गया, 17 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके छोटा सा फैमिली एम टू सक्सेस 98 पर। स्टार्ट करते हैं नो योर स्टेट केरला के बारे में। जैसे कि आपको सभी को पता है, पहला हमारा लोकेशन होता है। लोकेशन क्या है, केरला इज ए स्टेट ऑन मलबार कोस्ट ऑफ इंडिया। मलबार कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको मैप में आपको क्या बोला था कि जब मैं टूर ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, आपको मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए मान लीजिए इस तरफ, मतलब मान लीजिए ये मैप है ना, ये मान लीजिए ये मैप का जो इस साइड में आपका केरला, ये जो साइड में आपका केरला है। तो ये क्या कहता है, मलबार कोस्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द कर्नाटका टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु टू द ईस्ट एंड साउथ। ये देखिए इसका जो बॉर्डर है, इसका क्या बॉर्डर है, देखिए कर्नाटका टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट टू तमिलनाडु, ईस्ट एंड साउथ एंड द लक्षद्वीप सी टू दी वेस्ट। लक्षद्वीप सी जो कि आपका हमारा यूनियन टेरिटरी आ जाता है। इट इज़ कोऑर्डिनेट बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 76 डिग्री ईस्ट तक इसका कोऑर्डिनेशन है, जो कि इसका क्या होता है, इसका जो पॉइंट पर सिचुएटेड करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्त, कभी कभार आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, कि मान लीजिए केरला का स्टेट है, केरला का क्वेश्चन है कि केरला का नेबर में कितने स्टेट्स हैं, उसके आसपास कितना स्टेट्स का बॉर्डर को ये टच करता है। कोई बोल सकता है केरला कितना स्टेट्स का बॉर्डर को टच कर रहा है, उसका बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट करता है, या उसका नेबरहुड स्टेट कौन सा है। दो स्टेट है, दो स्टेट, जो कि एक है तमिलनाडु पहला और दूसरा है आपका कर्नाटका। ये दो स्टेट है जो कि केरला अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए ये डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है आपका, ये फैक्ट होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि क्लास के अंदर ही आपको मिलेगा, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास एंड तक देखिए, एंड तक देखते देखते आपको तो पीडीएफ का भी पूरा इन्फॉर्मेशन में एनालिसिस करवा दूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ ही और भी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको लूँगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बोलूँगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लोकेशन के साथ साथ आपको मिल जाएगा बेसिक फैक्ट। केरला का बेसिक फैक्ट क्या है, आपको देखिए कि फॉर्मेशन डेट सभी को पता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956 को था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम पे फर्स्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्त।
जो भी मैं आपको टूर ऑफ इंडिया करवा रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको आने वाले क्लासेस में मैं आपको क्लास के अंदर में बताऊंगा। देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि पहला है आपका कैपिटल आता है तिरुवनंतपुरम, ये पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें। एक नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगभग कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14 है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पलक्कड़ है। स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट माहे, ऑल्सो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ये देखिए जो माहे है आपका स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो है। ये आ गया आपका और एक क्वेश्चन, ये आ गया आपका जीके क्वेश्चन जो कि कभी पूछ सकता है कि स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। आप इंस्टा में भी एक्टिव हो गए, आप फेसबुक सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए, आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन वायरल हुआ था जो कि पूछा गया है कि हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन विराट कोहली और उनका धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा जी का बेटी का नाम क्या है। तो ये अगर आ सकता है जीके क्वेश्चन में, तो आपको ये जो कि आपका सबसे छोटा राज्य है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट का है कौन सा है, माह है। तो ये ऑब्वियसली आ सकता है आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी 96.2%, बहुत ही अच्छा है उनका लिटरेसी। उसके साथ साथ देखिए लोकसभा राज्यसभा सीट पूछ लेता है, तो इधर से आगे आपका 2 मार्क, इधर से आगे आपका 1 मार्क 3 मार्क, और आपका कैपिटल पूछता है 1 मार्क 4 मार्क। इधर से ये पार्ट से हम 4 मार्क कवर कर दिए। उसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी आपको पूछता है, ये आपका 1 मार्क होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कितना 144 है, ठीक है। हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट कोच्चि पर है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। देखिए कितना मार्क हम कवर किए इधर से, ये 1 2 4 और 5, इधर से हम 5 मार्क आपका झोली में गिरा दिए जो भी क्लास अभी तक हमारे साथ देख रहे हैं। देखिए 5 मिनट का क्लास हो गया है, आपको 5 मार्क आपको दिला दिए डायरेक्ट। तो देखिए तो थोड़ा सोचिए, अगर क्लास एंड तक देखोगे तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो हमारे साथ बने रहिए। उसी के साथ साथ उधर 5 मार्क था। आगे बढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर भी क्वेश्चन पूछता है। श्री पिनाराई विजयन जी हैं, यहाँ पे आ गया आपका 1 मार्क, मतलब 5 मार्क हम उधर कंप्लीट किए। ऊपर वाला जो कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, कैपिटल और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो हो गया। उसके साथ साथ आपको प्रेजेंट सीएम कौन है, पिनाराई विजयन जी हैं। उसी के साथ साथ प्रेजेंट गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ पे 1 मार्क। उसी के साथ साथ प्रेजेंट चीफ जस्टिस भी पूछते हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस मनी कुमार आपका प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। दोस्तों ये 5 मार्क हो गया, +1 6 7 और 8 पूरा का पूरा हम बोलेंगे। तो ये जो बेसिक फैक्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं फिर से। ये देखिए आपका बेसिक फैक्ट से आपको कितना मार्क हम कवर करवा दिए, टोटल 8 मार्क्स। 8 मार्क आपके झोली में 8 मार्क्स कवर हो गया। देखिए ये जो भी हम अभी मान लीजिए केरला के भी हमारे दोस्त होंगे, केरला के भी हमारे स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे होंगे। मान लीजिए केरला का स्टेट पीसीएस होता है ना, स्टेट ओ ट्रिपल, जैसे कि P SSS मतलब KSSC KSSC ऐसे होता है ना, ठीक है। तो उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस स्टेट के बारे में आ जाता है। तो आपको आपके स्टेट के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। देखिए अभी तक 12 स्टेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, 13वां स्टेट चल रहा है। तो 13वां स्टेट से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। जितने लोग भी अभी देखिए, मान लीजिए कि केरला का चल रहा है, केरला का कोई हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि केरला का सर अच्छा लग रहा है वीडियो आपका, ऐसा इन्फॉर्मेशन अच्छा है। तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, उनका जो स्टेट पीसीएस आपका हो जाएगा, स्टेट पीसीएस जो भी होगा आपका, ठीक है, उसमें से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ भी आपको कि पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि केरला का इतना इतना इन्फॉर्मेशन है। और आपका जो भी ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मान लीजिए RRB हो गया, आपका SSC हो गया, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में आपको बेसिक फैक्ट्स है। आपका राज्यसभा सीट पूछता है, लोकसभा सीट पूछता है, CM कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ये सब होता है। तो आपको पूरा का पूरा आपका कितना मार्क हो गया आपके सामने, 8 मार्क हम कवर कर लिए। तो हमारे साथ बनने चलिए एक जितने हम 10 से 15 पॉइंट लेते हैं दोस्त। 15 पॉइंट में आपको हर एक पॉइंट के अंदर ना आपको 2-3 मार्क आपको कवर करवा देंगे। इसलिए ये हमारा एक प्रयास है कि आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और अगर किसी को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए कि आपको ये क्लास के साथ साथ आपका एग्ज़ाम पास में, मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। GD आने वाला है ना, GD आ रहा है, GD के बारे में एग्जाम में तो ये पूछेगा जनरल नॉलेज में। तो अगर आपको
ईच एंड एवरी स्टेट का मतलब 28 स्टेट का सीएम, गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा सीट जो भी आपको चाहिए ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट एनालिसिस में किया हूँ उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका आ जाएगा स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल कभी कभार आपको स्टेट पीसीएस में आपको पूछ रहा होगा, जैसे कि आपका स्टेट के बारे में, जैसे कि केरला का स्टेट एनिमल कौन है, इंडियन एलिफेंट, और उसका स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्न बिल है, स्टेट फ्लावर कनिकोना है। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर है, मैं कभी सुना नहीं हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ स्टेट ट्री कोकोनट ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ केरला के बारे में थोड़ा जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ केरला के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है कि देखिए, द चेरा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट किंगडम बेस्ड इन केरला। ये थोड़ा हिस्ट्री है। द चेरा डायनेस्टी was the first prominent kingdom based in Kerala. It is the Mysore dynasty ruled by Hyder Ali and Tipu Sultan who fought four decisive battle Anglo-British War. ठीक है, Anglo British War भी कौन कौन, हैदर अली और एंड टीपू सुल्तान जो कि लड़े थे। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रेवेनकोर। ट्रेवेनकोर स्टेट ओल्ड नेम ऑफ केरला, केरला का पुराना नाम है। ये देखिए मस्त इन्फॉर्मेशन है ना आपका कि ट्रेवेनकोर state, old name of Kerala, was formed on 1st July 1949, which was later named as the Kerala. तो फर्स्ट जो नेमिंग चेंज हुआ था, पहला कब हुआ था, 1 जुलाई 1949 को। अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, ट्रेवेनकोर, कोचीन एंड मालबार स्टेट वर यूनाइटेड टू फॉर्म द स्टेट ऑफ द केरला। तो देखिए कौन सा स्टेट आपका रीयूनाइटेड हुआ था, रिकॉग्नाइज हुआ था, कौन सा कि कोचीन एंड मालबार। देखिए मान लीजिए कोचीन और मालबार यूनाइटेड होकर 1956 में 1 नवंबर को केरला स्टेट हुआ था। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री। और आने वाले टाइम पर जैसे कि मोनूमेंट्स आएगा, स्टेट केरला का स्टेट का मोनूमेंट आएगा ना, मोनूमेंट में भी आपको अच्छा हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो कि आपको उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा इस क्लास के अंदर। उसके साथ साथ चलते हैं ज्योग्राफी में अच्छा आपको टॉपिक मिलेगा। देखिए इसका क्या है, ज्योग्राफी हम जान लेते हैं। लैंड एरिया ऑफ केरला 38,863 किलोमीटर स्क्वायर पर है। लैंड एरिया 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। ज्योग्राफिकली केरला इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टूरिस्ट रीजन के तरह डिवाइडेड किया गया है। पहला है मलबार नॉर्थ केरला, कोची सेंट्रल केरला, ट्रेवेनकोर आउटर केरला। द स्टेट हैज कोस्ट लाइन ऑफ 590 किलोमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्या है आपका, जो कि आपका कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन, जो भी लोग केरला से हमारा वीडियोस देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ केरला नहीं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन है कि बोलिए कि कौन सा स्टेट, ठीक है, इंडिया का कौन सा स्टेट उसका कोस्ट लाइन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, कौन सा स्टेट का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। और उसका मैं एक हिंट दे रहा हूँ, उसका जो कोस्ट लाइन है, पूरा कोस्ट लाइन है उसका 1596 किलोमीटर है। इंडिया का एक स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है और उसका कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है किलोमीटर में, 1596 उसका कोस्ट लाइन है। तो जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उनको कमेंट करना होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं क्लास ख़त्म होते होते मैं आपको बोल दूँगा कि कौन सा स्टेट है। जितने लोगों को पता है वो प्लीज़ कमेंट करिए, जैसे कि कमेंट करने से आपको पता चलेगा। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है, ये यहाँ पे आपको देखिए हर एक शिफ्ट में आपका आरआरबी में हर एक शिफ्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन जो कि आपका कोस्ट लाइन के ऊपर है ना, कोस्ट लाइन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आरआरबी में मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनको पता है कमेंट करिए, और जिनको नहीं पता है मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको क्लास एंडिंग में आपको बोल दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ केरला के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट सिस्टम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉरेस्ट है ना। तो टोटली फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट इज़ 10,336 किलोमीटर स्क्वायर, और फॉर्मिंग जो कि बना रहे हैं तो कि 27.83% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो कि मतलब केरला स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है, उनको ग्रो करवाया गया है। उसका परसेंटेज कितना है, 27.83% है।
दोस्तों ये आपको पॉइंट में भी आपको मिल सकता है, एग्जाम में नहीं मिल सकता, उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए रखा हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए कि फॉरेस्ट को जैसे कि इम्प्रूवमेंट करना है। फॉरेस्ट पेड़ पौधे ये हमारा ऑक्सीजन का सप्लीमेंट होते हैं, हाई सोर्स सप्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, एक जनरल नॉलेज फैक्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि दिल्ली में एक टावर बना रहा है, तो उसका तो करेक्ट मुझे नहीं पता, वो एयर प्यूरीफाई करेगा, एयर प्यूरीफाई करेगा। हाँ मानता हूँ दिल्ली में एयर प्यूरीफायर का बहुत ही सख्त ज़रूरत है, लेकिन मान लीजिए कितना भी एयर प्यूरीफायर करे, जो नेचुरल होता है वो नेचुरली होगा ना। तो नेचुरल कहाँ से आता है? हमारा फॉरेस्ट सिस्टम से आता है। तो फॉरेस्ट सिस्टम देखिए, इसका गवर्नमेंट, जो केरला का गवर्नमेंट 27.83% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का इतना जो परसेंटेज है वो फॉर्म कर रहा है, खुद फॉर्म कर रहा है। तो मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जंग फॉरेस्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन केरला। पहला वन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, फोर्थ है आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिफ्थ आपका प्लांटेशन। क्योंकि ये जो फिफ्थ है प्लांटेशन, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 27.83, क्योंकि ये जो आपका परसेंटेज है ना, ये केरला गवर्नमेंट खुद से बना रहा है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव से। तो हमारा जो भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो उनको खुद गवर्नमेंट किससे बनता है दोस्तों? गवर्नमेंट हमसे ही बनता है। तो हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे बर्थडे पर हम पार्टी करते हैं, केक वेक काटते हैं, तो एक बार याद रख लीजिएगा, आप अगर ईच बर्थडे पर 1 से 2 पेड़ लगाते हो, 1 से 2 पेड़ लगाते हो, उसका लगाना कोई ज़रूरत नहीं, उसका क्या केयर लेते हो आप, उसका केयर लेते हो। तो मान लीजिए कोई भी इंसान एवरेज 60 ईयर्स जिंदा रहता है। अभी आपका एज होगा, मान लीजिए आपका 20 होगा एज आपका, तो मतलब 60 ईयर्स मतलब आपका 40 ईयर्स अभी आपको है 60 ईयर्स को। मतलब ईच बर्थडे पर आपका 2 पेड़ लगाते हो, तो 40 ईयर्स कवर करते करते आपको कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा आपका पेड़। 80 ट्रीज आप लगभग लगा चुके होगे, और उसका केयर लेके, ध्यान लेके, मान लीजिए 80 पेड़ से 10 मर गए, तो आपको टोटल पेड़ कितना हो जाएगा आपका पास? 70 हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी ये वीडियो को मान लीजिए 500 लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसी वीडियो का आपको 500 लोग देख रहे हैं। 500 लोग से मान लीजिए एक से ही 70 पेड़ उग रहे हैं, तो 500 लोग से कितना बनेगा? देखिए थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइक करिए क्लासेस को, अगर अच्छा लग रहा होगा। 500 लोग देख रहे हैं तो 500 लाइक मिलना चाहिए दोस्त, फटाफट 500 लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। रिवर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिवर सिस्टम क्या होता है। देयर आर 44 मेजर रिवर्स इन केरला। 44 मेजर रिवर्स से 3 रिवर्स आर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से 3 रिवर का उत्पन्न हुआ है। 41 ऑफ देम फ्लू वेस्टवर्ड एंड 3 ईस्टवर्ड। मतलब 44 जो मेजर रिवर्स है उनका 41 क्या होता है कि पश्चिम मुखी होके बह रहा है, पश्चिम मुखी, और 3 ईस्टवर्ड मतलब पूर्व मुखी होके बह रहा है, उनका फ्लो चल रहा है। The rivers of the Kerala are small in terms of length, breadth and water discharge. मतलब केरला का जो भी जितने 44 मेजर रिवर्स है ना, उनका लेंथ, उनका ब्रेथ और उनका वाटर डिस्चार्ज कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अदर रिवर्स। इधर जो फ्लो हो रहा है उसका वाटर फ्लो, वाटर डिस्चार्ज कम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डैम की तरफ। मैं इधर आपको पूरा रिवर का सिस्टम नहीं बोला क्योंकि 44 रिवर सिस्टम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और क्लास लेंदी हो जाएगा। उतना इम्पोर्टेंट पूछता नहीं कि कौन सा लेंथ क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है जिस स्टेट का, मैं आपको वो क्लास करवा दिया हूँ, वो स्टेट में आपको इन्वॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसका 44 इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट डैम के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट डैम क्या है आपका? इम्पोर्टेंट डैम है आपका इडुक्की डैम। इम्पोर्टेंट डैम क्या है आपका? इडुक्की डैम। इडुक्की डैम स्टैंड्स बिटवीन 2 माउंटेन्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट अर्च डैम इन एशिया। देखिए थोड़ा ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे कितना पॉइंट हम उधर कवर किए थे? आपका 9 मार्क्स हम कवर किए थे ना, 9 मार्क 9 पॉइंट्स आपको दे दिए थे, ठीक
कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये मान लीजिए और एक जीके क्वेश्चन हो गया कि इडुक्की डैम वन ऑफ द हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया। हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया का पूरा एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट आर्क डैम है इडुक्की डैम। ये आप हो गया 1 पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आपके पॉकेट में गिरा दिया। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या करना है देखिए, उसके साथ साथ मलमपुझा डैम। ठीक है, मलमपुझा डैम इज लोकेटेड ऑन द फुट हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वर इन केरला स्टेट। लार्जेस्ट रिजर्वर इन केरला स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज देखेंगे तो केरला स्टेट का ये जो आपका मलमपुझा डैम है इसका लार्जेस्ट रिजर्वर है। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, परम्बिकुलम डैम है। परम्बिकुलम डैम इज द टॉप 10 embankment in the world and ranks number 1 in India। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये दोस्त। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि परम्बिकुलम डैम इज द टॉप 10 एम्बैंकमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, एंड रैंक्स नंबर 1 इन इंडिया, मतलब इंडिया में नंबर 1 रैंक कर रहा है ये जो डैम है आपका। इसलिए दिस एम्बैंकमेंट डैम इज viewed across the परम्बिकुलम रिवर एंड लोकेटेड इन द पलाकड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न घाट में ये सिचुएटेड कर रहा है और वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है, इंडिया में 1 नंबर पे है ये डैम। फिर नेयार डैम आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेयार डैम क्या है आपका, नेयार डैम ऑन द नेयार रिवर इज ए ग्रेविटी डैम। ये जो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रेविटी डैम होगा। लोकेटेड ऑन द फुट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन त्रिवेंद्रपुरम डिस्ट्रिक्ट। काकियम डैम, ये भयंकर नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ ये सब डैम्स के बारे में, मज़ा आ रहा है। उसका प्रोनाउंस अगर गलत हो रहा है, जो भी केरला से बिलोंग्स करे मेरे दोस्त थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि अगर प्रोनाउंस गलत हो रहा है। काकम डैम इज़ द मोस्ट picturesque dam site in Kerala and listed as one of the best hydel tourism destination in the state। ठीक है, पझासी डैम और कुलूर बैरेज इज स्टोन मेंश्योर स्ट्रक्चर डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर भलतपट्टनम रिवर इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये रिजर्व है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बनसूरा सागर डैम क्या है, बनसूरा सागर डैम इज वायन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला इज होम टू द ओनली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। देखिए ये मस्त है कि क्या है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपका हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज द होम ऑफ द ओनली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। जो बनसूरा डैम है आपका पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया है। दिस डैम is the largest earth dam in the India and reservoir submerged the surrounding area of Bansura Hill। क्या बोला इधर कि द डैम इज द लार्जेस्ट एर्थ डैम इन इंडिया। एर्थ डैम इंडिया का सबसे बड़ा है। आगे बढ़ेंगे, आगे फैक्ट के बारे में चलते हैं। क्या है आपके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद क्या है आपका नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। क्या है आपका कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोल रहा हूँ, फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है, कोई बोल सकता है? जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करिए। या दोस्त क्लास इतना मेहनत से बना रहे तो आप थोड़ा कमेंट करिए। कमेंट करने से हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमें पता चलेगा कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप देखते हो 400-500 लोग, 200-300 लोग देखते हो, लेकिन उतना लाइक नहीं मिलता, कमेंट 2-3 ही रहता है। सीरियसली 2-3 लोग रहते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, अच्छा लगेगा हमें भी। और आपके लिए ही ये सब इनिशिएटिव हो रहा है, तो मैं भी आपको कमेंट करने से हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा करके हमें पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेफिनेशन क्या है कि उसको क्या होता है ना, जो कि एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, एनजीओ होता है। तो ये क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या होता है कि आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो या आपका गवर्नर बॉडी होता है, जो कि आपका गवर्निंग बॉडीज, कोई भी अथॉरिटी हो जाएगा गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी बॉडी हो गया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसको रन करते हैं। तो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या गवर्नमेंट बॉडी का कोई पार्ट होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या गवर्नमेंट का कोई भी हम बोल सकते हैं ऑफिस होता है, प्राइवेटली ऑथोराइज्ड ऑफिस, ये रन करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होता है ना, सर्टेन स्पेसीज को प्रोटेक्ट करता है, ये सर्टेन स्पेसीज ऑफ बर्ड और एनिमल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये इसको रन करते हैं। ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जब आपका नेशनल पार्क आएगा तब नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँगा। तो चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बोला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का डिफरेंस क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको हमेशा याद रखना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या इसका डेफिनेशन पूरा ये है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए नेचुरल हैबिटेट दैट इज रन बाय ए गवर्निंग बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोटेक्टेड सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल बर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, और ये नेचुरल हैबिटेट होता है, मैन मेड नहीं होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, अच्छे से समझना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको बोल दूंगा कि नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँगा। तो चलिए फटाफट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ख़त्म करते हैं। वायंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका सुल्तान बातरे पर है, पहला वाला। दूसरा बार आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका बाद आ गया इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पर है। चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि परियारम डिस्ट्रिक्ट। दोस्त मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये बहुत ही अलग ही तरीका का प्रोनाउंस हो रहा है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। मलबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट पर है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आ गया आपका न्यू अमरबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर आ गया कि अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आ गया न्यू अमरबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि उसका नेक्स्ट चलते हैं चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका मुन्नर डिस्ट्रिक्ट पर है। नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कलिकट डिस्ट्रिक्ट पर है। पिच्ची भजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका परियारम पर है। उसके साथ साथ आगे आपका पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुमरकोम बर्ड सेंचुरी जो कि आपका कुमरकोरम पर है। और नेक्स्ट आ गया आपका मंगलवनम बर्ड सेंचुरी जो कि कोची पर है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरलम पर है। कोटियोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कोटियोर पर है, ठीक। फिर आ गया आपका पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मोनोकोरा पर है। फिर आ गया नेक्स्ट 10th पॉइंट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि मैं आपको बोला था कि अगर आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म हो जाता है, नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँ। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, इसलिए मैं एक साथ नहीं बोला क्योंकि आपको क्लास देखने के साथ साथ आपको दिमाग में बस जाना चाहिए जो भी आपको M2 सक्सेस 98 आपको जीके जीएस टूर ऑफ इंडिया में हम पढ़ा रहे हैं। दोस्त फ़र्क इतना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के डिफरेंस में कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस इतना ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक गवर्निंग ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस इतना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा रन किया जाता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रन किया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क के जो होता है, नेशनल पार्क क्या हो जाता है, ये एक फ्लोरा एंड फौना और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, लैंडस्केप एक्सेट्रा ये सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँगा आपको, नेशनल पार्क प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, लैंडस्केप एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ और एक पॉइंट है, नेशनल पार्क इज अ हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप जू जाते हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप
घूमने जा सकते हो, देखने जा सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क का एक सर्टेन टाइमिंग होता है और ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। पीपल कैंट रैंडमली एसेस इट, आप रैंडमली इसको एसेस नहीं कर सकते, रैंडमली आप इसको घूमने नहीं जा सकते। लेकिन आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, जू हो, आप जा सकते हो, क्योंकि दैट पार्ट और व्हाट रन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा होता है। लेकिन नेशनल पार्क फ्लोरा एंड फौना के और कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर अभी आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि फ्लोरा एंड फौना क्या है, ठीक है, ये सभी लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिलेबस में आपको देखा होगा जिस टॉपिक में आपका फ्लोरा एंड फौना होता है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये फ्लोरा एंड फौना क्या है, ठीक है। उसका भी डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा जो होता है ये प्लांट का होता है, फौना जो होता है एनिमल का होता है। इतना ही याद रखिए, फ्लोरा एंड फौना होगा कभी भी, फौना एंड फ्लोरा कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको ट्रिक मैं बोलूँगा कि देखिए फ्लोरा एंड फौना होगा, ठीक है, कभी भी फौना एंड फ्लोरा नहीं होगा। तो फ्लोरा का मतलब मान लीजिए प्लांट है, फ्लोरा का मतलब प्लांट है, फौना का मतलब एनिमल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतना सा छोटा सा ट्रिक है। तो फ्लोरा का अभी कभी अगर आपको कोई भी आपका छोटा बड़ा भाई या कोई भी पूछता है फ्लोरा फौना का मतलब क्या है, फ्लोरा का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर प्लांट लाइफ एक्वायरिंग होता है। मतलब मान लीजिए एक टाइमिंग के लिए एक रीजन में, एक पॉइंट में कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अभी केरला स्टेट चल रहा है, केरला में एप्पल थोड़ी होता है, एप्पल का पेड़ थोड़ी होता है, नहीं ना, एप्पल का पेड़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोल्डेड एरिया हो, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, है ना, उसी हिसाब से होता है। फिर अगर देखिए कोकोनट ट्री, जैसे कि आपका केरला का स्टेट ट्री है, कोकोनट ट्री कहाँ पे होता है? थोड़ी अमेरिका में होगा, या थोड़ी कहीं पे, मतलब मान लीजिए कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में होगा, नहीं ना, उसका जो एनवायरनमेंट अलग है। तो यही होता है कि प्लांट लाइफ एक्वायरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट जो कि एक पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइमिंग में एक पर्टिकुलर प्लेस में पाया जाता है। हो गया। फौना का क्या होता है? फौना एनिमल होता है, सेम एज ऑल ऑफ द एनिमल लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल होता है जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री है जहाँ पे आपको सांप नहीं मिलता है, और कौन सा कंट्री है जो जहाँ पे आपको सांप मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा सांप मिल जाता है, लेकिन आपको न्यूजीलैंड हो जाएगा, वहाँ पे सांप मिलता नहीं। तो इसका आ जाएगा फ्लोरा एंड फौना का डिफरेंस आ जाएगा, फ्लोरा में क्या होता है और फौना में क्या होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो फटाफट कमेंट करिए कि हाँ भैया समझ गए करके, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्लास करवा रहा हूँ आपको, लाइव तो नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 200-300 लोग इतना देखोगे, इतना कमेंट करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे प्रेज मिलेगा, मुझे थोड़ा मोटिव होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका फ्लोरा एंड फौना नेशनल पार्क और आपका जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा कंप्लीट डिटेल्स। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में पूरा मैं डिटेल दूंगा। पहला आ गया क्या आपका मथिकेतन सोलर नेशनल पार्क, ठीक है। क्या आ गया? मथिकेतन सोलर नेशनल पार्क, जो कि लोकेशन क्या है? पोपारा। इसके बारे में जानेंगे। जो मथिकेतन है, इसका जो नेशनल पार्क है, ज़्यादा फोर्स देता है कि ज़्यादा, मतलब कोई भी एनिमल होता है ना, एनिमल कहाँ पे होता है? इसका एलिफेंट होता है। इसका ज़्यादा प्रिजर्व एनिमल्स को है जो कि एलिफेंट है, जो कि मैं बोलता हूँ ना इंडियन एलिफेंट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको 2008 में नेशनल पार्क घोषित किया गया इंडियन सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2008 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पर है, पलक्कड़ लोकेशन पे है। ये जो साइलेंट वैली है आपका फ्लोरा एंड फौना को डिटेक्ट करता है, फ्लोरा एंड फौना को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो भी मानते हैं, इसको जो भी आपको पता चला होगा कि जैसे कि मथिकेतन 16 को 2008 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को 1847 में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 1847 में, 1947 में, 1847 में, 1947 में क्या हुआ था? हम स्वाधीन हुए थे, ठीक है। तो 1847 में आपको एक बॉटनिस्ट रॉबर्ट वेट जिसको एक्सप्लोर किए थे 1947 में, ठीक है। और साइलेंट वैली को याद रखिए, ये आपको फ्लोरा एंड फौना को डिटेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका
पंपाडुम सोला नेशनल पार्क जो कि भटभटा पर है, सेम साइलेंट वैली के फ्लोरा एंड फौना के आ जाता है अंदर। फिर आता है अरविकुलम नेशनल पार्क फॉरेस्ट चेक पोस्ट। देखिए जितना भी मैं आपको नेशनल पार्क बोल रहा हूँ, नेशनल पार्क का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा उसको एक्सप्लेन करके। जैसे कि आपका आ गया अरविकुलम नेशनल पार्क जो कि कर्नल देवन हिल्स पर है। इसका जो भी आपका है, इस पर एक खासियत है। क्या खासियत है आपका, ये जो पहला नेशनल पार्क है केरला का, ठीक है, ये आपका जो कि मैं आपको देखिए 1 2 3 4th पॉइंट पर जो है आपका, ठीक है, इरवलिकुलम नेशनल पार्क जो कि आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसका ये है, ये केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि 1975 पे उसको नेशनल पार्क घोषित कहा गया था। उसके साथ साथ इसका जो एनिमल है, एनिमल रिजर्वर है नीलगिरी थार एक एनिमल है, प्रजाति है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। फिर आ गया अनामुदी सोला नेशनल पार्क। इसका क्या है, फ्लोरा एंड फौना, जिससे कि साइलेंट वैली आपका फ्लोरा एंड फौना आया, ये भी आपका फ्लोरा एंड फौना आया, और ये भी आपका फ्लोरा एंड फौना आता है। फ्लोरा एंड फौना इसका थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए आपका एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, इंडियन बाइसन हो गया। इसका डिफरेंट कैटेगरी में ये एनिमल को रिजर्व रख रहा है एंड प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आ गया आपका मुखरुति नेशनल पार्क। मुखरुति नेशनल पार्क आपका पदभयाल पर लोकेशन पर सिचुएटेड है। इसका जो कैटेगरी है, इसका थोड़ा स्पेशली नोन एज नीलगिरी थार पार्क। इसको मैं आपको बोला कि आपको कि जो इरविकुलम आपका क्या है, आपका पहला नेशनल पार्क आपका केरला का है। ये किस चीज़ को रिजर्व रख रहा है, नीलगिरी थार। उसी हिसाब से मुखर्ती नेशनल पार्क जो है, इसको हम नीलगिरी थार पार्क के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क में नीलगिरी थार को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मुखर्ती नेशनल पार्क जो है, इसको हम नीलगिरी थार पार्क के नाम पे हम जानते हैं। तो डिफरेंस समझ रहे हैं ना, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क उसी हिसाब से आ गया। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क मनकट पर आ गया। असीन नेशनल पार्क आपका पुलम मथोले पे आ गया। मेथिकेतन सोला नेशनल पार्क इडुक्की पर आ गया, ठीक है। राजीव गांधी नेचर पार्क है, तो नेचर पार्क है, बायोस्फीयर है। ये सब आपको पता होगा कि मैन मेड होता है बायोस्फीयर, जैसे कि आपका एक अच्छा कोल्ड क्लाइमेट बना रहे, उसमें से कुछ स्पेसीज को छोड़ा जाता है, ठीक है, ये सब होता है। फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट लेक के बारे में चलते हैं। इम्पोर्टेंट लेक के बारे में जाते जाते उसके साथ आ जाएगा इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में। इम्पोर्टेंट लेक है आपका पेरियर लेक, ठीक है। आगे आपका पेरियर लेक, उसके साथ साथ सस्तम कोटा लेक, वदकचेरी लेक और पुनामाड़ा लेक, ठीक है। ये आ गया आपका 4 इम्पोर्टेंट लेक्स केरला का। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जैसे कि अतिराप्लिया वाटरफॉल, मीनमुत्ती वाटरफॉल, पल्लरुबी वाटरफॉल, भेजाचल, चेतयलम वाटरफॉल, पावर हाउस वाटरफॉल, उसके साथ साथ सेतिनाल रॉक वाटरफॉल, थुशीगिरी वाटरफॉल। क्या, फिर चलते हैं पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट जो कि आपका ब्राह्मणपुरी पावर प्लांट है, कोझिकोड डीजी है, राजीव गांधी CCPP थर्मल पावर प्लांट है। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कसरगोड सोलर पावर पार्क, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोलर पावर प्लांट, ठीक है। कंजीकोड वाइंड फार्म, फिर EDRA सोलर PV प्लांट, ये आपका नॉन कन्वेंशनल। इसका थोड़ा कैटेगरी कर दिया हूँ मैं। हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कि आपका इडुक्की पर है, सबरगिरी, आगे आपका लेडमायर, या आगे आपका हाइड्रो पावर प्लांट। आगे बढ़ेंगे, ये भी सब आपका हाइड्रो पावर प्लांट है। नेक्स्ट चलते हैं इंपोर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में। इंपोर्टेंट एयरपोर्ट में आपको बोलता हूँ कि नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नौर पर है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन पर है, सबरीगिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजिखोड़े पर है, फिर त्रिवम्बदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका तिरुवनंतपुरम पर है,
कलिकुट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपको इंटरनेशनल लगता है तो वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। फेमस स्टेडियम पूछता नहीं है, तो मान लीजिए कभी कभार पूछा तो क्या करोगे, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, EMS स्टेडियम कोझिकोडे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोच्चि, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कोल्लम, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, महाराजास कॉलेज स्टेडियम कोच्चि, त्रिशूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टेडियम त्रिशूर। तो ये कुछ फेमस स्टेडियम केरला स्टेट का है। इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स जो आता है, इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स में आपको बोला था, इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन थोड़ा करूंगा मैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 4 मोनूमेंट्स है इधर, बेकल फोर्ट, पलाक्कड़ फोर्ट, जयूस सिंजेजियस, पद्मनाभपुरम पैलेस। तो जो बेकल फोर्ट है ये क्या होता है, लार्जेस्ट फोर्ट इन केरला है, ये लार्जेस्ट फोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट फोर्ट इन केरला है। फिर आ जाए पलक्कड़ फोर्ट जो कि आपका सिचुएटेड इन द वेरी हार्ट ऑफ द पलक्कड़ टाउन। तो मतलब ये जो आपका पलक्कड़ टाउन का हार्ट पर है, ठीक है। इससे ही हार्ट होता है क्या, ऐसे ही हार्ट होता है कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब आपका भ्रम है, भ्रम, ठीक है, ऐसे कभी भी हार्ट नहीं होता है, ये बस हम एनिमेशन कर लेते हैं, प्यार व्यार दिल का कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करो। तो हार्ट जो होता है वो मेन फंक्शन करता है, मतलब जैसे कि रक्त का संचलन होता है, वो कभी बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो ये तो बिल्कुल नहीं होता है, तो आप थोड़ा इससे दूर रहिएगा, ठीक है। ये बस माँ और पापा का हो तो ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग आ गया तो आप, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो ये आपके लिए दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है, इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स के बारे में बोला कि ये जो सबसे क्या हुआ लार्जेस्ट फोर्ट है, और पलक्कड़ जो कि आपका हार्ट ऑफ द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पर है। आगे बढ़े, इंपोर्टेंट सिटीज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे। कभी कभार पूछता है आपका जीके में कि कोची क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है, कोची को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो आगे आपका कोची द गेटवे ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, कोलम कैशू कैपिटल, कोलम जो कैशू मतलब काजू होता है, कैशू कैपिटल है ये आपका, ठीक है। फिर गेटवे टू बैकवर्ड्स, प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, ये तो उसका नाम है। इंपोर्टेंट डांस फॉर्म में आता है, देखिए दोस्त, ये जहाँ पे भी आपको कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 7 आपको मिल रहा है डांस फॉर्म, 7 तो यहाँ पे लोकल डांस फॉर्म है दोस्त, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 डांस फॉर्म लोकल है, उसमें से केरला स्टेट का एक इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है जो कि आपका कथकली है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, वहाँ पे 10 मार्क था, 2 पॉइंट उधर कवर किए 12 पॉइंट, और यहाँ पे 1 पॉइंट आपका आ गया कितना, बोलिए, मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है, ठीक है, माफ़ करिएगा। तो 12 पॉइंट प्लस 1 हो गया आपका 13 पॉइंट आपको कवर करवा दिए। फिर भी और भी आगे, अभी तक क्लास ख़त्म हुआ नहीं है। कथकली जो आपका स्टेट डांस केरला का, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मान लीजिए लिख के लीजिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। यहाँ से जो नेशनल डांस फॉर्म होता है ना, अभी तक हम 13 कंप्लीट हो जाएगा इसको लेके, तो 13 का जो भी डांस फॉर्म है उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिर थोड़ा बोल लेता हूँ, थुलाल आ गया, थेयम आ गया, कोथू आ गया, कृष्णा नाटम आ गया, कोथियटम आ गया, ये आगे ख़त्म हो गया आपका डांस फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल ओनम फेमस ही है, विशु, त्रिवतिरा, त्रिशूरपुरम, क्रिसमस, ये सब फेमस है। फिर आ गया आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट जो कि आपका है, क्या है ये आपका कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट अनामलई सब क्लस्टर क्या होता है, आपको दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, कोई भी पीडीएफ ये पढ़ेगा, इसको पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टर ये है जहाँ पे एक यूनिटी होता है, मान लीजिए प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी स्पेसिस हो या लैंडस्केप हो जो एक साथ में रहता है,
उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर। याद रखिए, आराम से बोल रहा हूँ, क्लास को देखिए, लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पढ़ाई के लिए तो इतना मेहनत करना चाहिए आपको, ठीक है। क्लास आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्लास लंबा चलेगा, तो पेशेंसफुली क्लास में बैठिए, ठीक है। तो आ गया आपका प्लांट, आ गया एनिमल, आ गया स्पेसिस, आ गया लैंडस्केप, आ गया हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, आ गया जहाँ पे एक साथ में रहता है, वहाँ उस चीज़ को हम क्लस्टर बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये आ गया क्या आपका वेस्टर्न घाट जो आ गया, इसका जो भी लेंथ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, इसका जो लेंथ है ओनली, कुछ नहीं, बस इतना ही 2695 मीटर है, जिसको हम फीट में अगर गने तो थोड़ा कैलकुलेट करें, 8842 फीट होता है। बहुत गहराई है, बहुत ऊंचा है इसका। नेक्स्ट आ गया जो कि अगस्त्यमाली सब क्लस्टर, अगस्त्यमाली सब क्लस्टर, इसका हाइट है 1866 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। आने वाला सब क्लस्टर ये हो गया आपका थोड़ा लिटिल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे हैं यहाँ पे, 8-9 लगभग है। अधियारस, अरंदन, इरवलम, चोलोनिकन, हिल, पुलैया, इरुला, कदर, कनिकर, ये सब आपका इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आ गए, ठीक है। हर एक स्टेट का ट्राइब्स होता है। मूलवासी जो कहते हैं, आदिवासी जो हम बोलते हैं, इनसे ही ये स्टार्ट होता है वो प्लेसेस का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आया आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो कि केरला है 96% ऑफ द कंट्रीज नेशनल आउटपुट ऑफ द पेपर, जो ब्लैक पेपर होता है ना, 96% इंडिया का केरला से आता है। मतलब रिच इन एग्रीकल्चर है इसका जो भी चल रहा है कंडीशन है, रिच इन कल्चर है। तो मतलब एग्रीकल्चर से भी इसका बैकबोन होता है। मैं आपको बोला था मध्य प्रदेश, यूपी, इसका बैकबोन क्या है, एग्रीकल्चर है। उसी हिसाब से केरला का भी बैकबोन आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द इम्पोर्टेंट स्पाइसेस आर कैरमेडम, कैनियम, क्लोव, टर्मरिक, नटमेग एंड वनीला। ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, फसल उगता है, एग्रीकल्चर करते हैं। उसी के साथ साथ अदर क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, कैस्यू, पल्सेस, एर्सिया नट्स, जिंजर, कोकोनट, ये सब भी हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि केरला 96% पूरा कंट्री का पेपर इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए आ गया, अभी फिनिशिंग का टाइम आ गया। इंपॉर्टेंट मिनरल्स से जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, जो कि मैं आपको क्लास के बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जिसका हाईएस्ट कोस्ट लाइन है, जिसका हाईएस्ट कोस्ट लाइन कितना था, 1596 किलोमीटर है। ये आपका गुजरात का है। सभी को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है यहाँ से पता चल गया होगा। और उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी इसका आंसर कमेंट में दिए हैं उनको ऑल द बेस्ट। ये आपका 1 मार्क पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गुजरात का सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मिनरल्स की तरफ। तो मतलब केरला स्टेट इज एंडाउडेड विद द नंबर ऑफ मिनरल्स, जैसे कि लेमेनाइट, र्यूटिलाइन, जिरकोन, मोनाजाइट, सिलिमनेट। अब आ गया ये जो आपको दिखा ना कितना, 3, 2, 5, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड आ गया, पहले गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आ गया। तो गोल्ड इसका जो रिलेटेड है, मान लीजिए इसका जो भी आपका क्या है, पड़ोसी, केरला का पड़ोसी आपका तेलंगाना मिल जाएगा और आपका कर्नाटक मिल जाएगा। तो कर्नाटक से भी गोल्ड ज़्यादा होता है। तो मतलब कर्नाटका स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया में ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये तीनों के लिए, गोल्ड के लिए, क्योंकि कर्नाटका है जो आपका हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया।
इसका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका है, ठीक है, पहला पॉइंट है आपका कोलार, दूसरा पॉइंट है आपका है हुट्टी, ठीक है। 2 गोल्ड फील्ड है इसका। कोलार है, आपको पता होगा KGF, यस आपको पता है ना KGF, जो कोलार गोल्ड फील्ड है। फिर हुट्टी गोल्ड फील्ड है। ये 2 फील्ड है जहाँ से कर्नाटका अपना हाईएस्ट प्रोड्यूस ऑफ गोल्ड इन इंडिया, इसीलिए ये 2 के कारण इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस का ये लीड कर रहा कौन, कर्नाटका, ठीक है। और तो मान लीजिए तो केरला में तो गोल्ड मिला, लेकिन अभी थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गोल्ड के बारे में और कहाँ से मिल रहा है। इन इंडिया में हुट्टी गोल्ड फील्ड ओनली एक्टिव माइंस इन द इंडिया। भारत में अभी जो कि 2 आपको कर्नाटक में मिल जाता है, जो कि कोलार गोल्ड फील्ड और हुट्टी गोल्ड फील्ड में। कोलार गोल्ड फील्ड का कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण, कुछ इकोनॉमिक्स मतलब कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा ये बंद हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। इसीलिए हुट्टी एक है जो कि अभी तक इंडिया में एक्टिव गोल्ड फील्ड है, ठीक है। ये ईच डे एवरी डे 2000 टन गोल्ड निकालता है। तो मान लीजिए कितना गोल्ड निकल रहा है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या आएगा कि इंडिया का पहला एक्टिव गोल्ड फील्ड कौन सा है। आपको यहाँ पे कोलार होगा, और जहाँ पे गोल्ड का मतलब केरला का भी होगा और हुट्टी होगा। तो आपको आंख बंद करके हुट्टी मारना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी आ सकता है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे 13 नंबर गया था, यहाँ पे एक मैं जो बोला था कि कर्नाटका लीड कर रहा है, 1 पॉइंट आ गया, तो मतलब 13+1, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अब और 1 पॉइंट आ गया कि हुट्टी अभी भी एक्टिव है, ठीक है। उसके साथ साथ और एक आ गया कि कोलार गोल्ड फील्ड जो 2nd डीपेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड है विश्व में। कोलार गोल्ड फील्ड जो कि आपका फेवरेट KGF है, वो 2nd डीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो मान लीजिए और 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा इधर मार्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी लास्ट तक देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि ये जो क्लास हम कर रहे हैं ना, इसलिए इनसे कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, और भी 1 पॉइंट आएगा। जनरल नॉलेज में वर्ल्ड से भी पूछता है, विश्व से पूछता है ना, तो आपको क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि पहला कौन सा है, तो फर्स्ट डीपेस्ट गोल्ड माइन कौन सा है, ठीक है। पोंगेंग गोल्ड माइन, पोंगेंग गोल्ड माइन जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में पोंगेंग गोल्ड माइन, जिसका स्पेलिंग है आपका क्या, MPONENG, पोंगेंग, पोंजेंग, ठीक है। तो आपका हो गया आपका +1। तो मतलब कितना मार्क आपका कंप्लीट होगा, 14, 15, 16, 17। तो मतलब क्लास ख़त्म होते आपका 17 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ केरला स्टेट से। केरला स्टेट से आपका 17 मार्क आपका कवर हो गया।